हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस पाठशाला। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इम्पोर्टेंट पीजेंट रिवोल्ट्स जो हमारे इंडिया में हुए हैं 1757 के बाद से लेके 1947 तक। जो भी पीजेंट रिवोल्ट्स यहाँ इंडिया में हुए हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हो, भले ही वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, या फिर डीएस हो, एनडीए हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर आप फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आपसे सवाल इस प्रकार पूछे जाते हैं कि आपको एक अपराइजिंग का नाम, एक रिवोल्ट का नाम दिया जाएगा और उससे आपसे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। लाइक उनका जो ईयर है वो कौन सा था, या फिर रीज़न क्या था, या फिर उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो पीपल रहे, जो लीडर्स रहे, उनका नाम क्या है। तो वो सारे सवाल हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। वो किस एरिया में हुए थे, जो अपराइजिंग देखने को मिली हमें, जो रिवोल्ट्स देखने को मिले, वो कौन सी एरिया में देखने को मिले, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस टॉपिक को कवर करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। आपको कुछ सेकंड्स का समय दिया जाएगा जिसमें आपको आंसर यहाँ स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलेगी। इस टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इसके बाद वाले जो वीडियो होगा उसमें हम इम्पॉर्टेंट जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं उनको कवर कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रंगपुर ढींग अपराइजिंग है, उसके बारे में जान लेते हैं। रंगपुर ढींग अपराइजिंग थी वो किससे रिलेटेड है, मतलब जो अपराइजिंग थी वो उसका होने के पीछे क्या रीज़न था। तो आपको इजारा सिस्टम, तीन खटिया सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से आपको चूज़ करना है कि ऐसी कौन सा सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे जिसके वजह से वहाँ के जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया था। रंगपुर, ये रनपुर नहीं है, ये रंगपुर है यहाँ पर जी, आप इंक्लूड कर सकते हैं रंगपुर ढींग अपराइजिंग। तो आपका टाइम शुरू होता है, आप देख लीजिए। आपने अपना आंसर दे दिया होगा। तो इसके पीछे जो रीज़न था वो इजहारा सिस्टम था। इजहारा सिस्टम होता क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब बैटल ऑफ बक्सर होती है ना, तो जो बंगाल वाला एरिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अंडर आ जाता है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल वाला एरिया, इसमें क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग जो रहता है ना, वॉरेन हेस्टिंग, वो इजारा सिस्टम चालू करता है। इजारा सिस्टम एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो है ना, जो लैंड रेवेन्यू जो कलेक्शन है उसके राइट्स दिए जाते हैं जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको। ठीक है, वो क्या करता है, हाईएस्ट बिडर क्या करता है, बिड लगाता है, फिर एक एरिया उसको एलोकेट कर दी जाती है। और बेसिकली एक ये जमींदार होता है, वहीं का जमींदार होता है ये फिर अपने फ़ायदे के लिए अच्छा खासा टैक्स वसूलता है। लोकल जो पीजेंट्स होते हैं उनसे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको देता है, और कुछ हिस्सा ये जो लैंडलॉर्ड होता है ये अपने पास रख लेता है। तो जब एक्सेसिव टैक्स कलेक्शन, एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन होने लगता है तो पीजेंट्स परेशान हो जाते हैं। उसके चक्कर में जो अपराइजिंग होती है वो, उसको नाम दिया गया रंगपुर ढींग अपराइजिंग। इसका जो टाइम पीरियड है, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो रंगपुर ढींग अपराइजिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1783 है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो लीडर थे उनका नाम और देख लीजिए, उनका नाम है धीरज नारायण। धीरज नारायण। स्क्रीनशॉट ले लेना है जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं, या आप कहें कि आपको बार बार इस वीडियो को देखना है तो आपका एक रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ये अपराइजिंग होती है, इसके बाद आता है परमानेंट सेटलमेंट, है ना। इसके कॉन्सिक्वेंस में परमानेंट सेटलमेंट आता है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाते हैं। ठीक है, ये चीज़ सारी आपको कवर हो गई होगी, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वर द लीडर्स ऑफ इंडिगो रिवोल्ट। ये बहुत ही फेमस रिवोल्ट है, सभी ने सुना होता है इसके बारे में। तो आपको लीडर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर आंसर देना है। पहला है सैयद अली या सैयद फैजी, मदारी पासी, गांधी जी, और विष्णु या दिगंबर विश्वास। तो आंसर इसका है विष्णु और दिगंबर विश्वास। इनको हम विश्वास ब्रदर्स भी बोलते हैं। तो ये इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि देखो इंडिगो होता क्या था, एक डाई होती थी जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। तो क्या रहा था यहाँ पर जो थी ना कंपनी, वो फार्मर्स को बोलती थी आप इंडिगो उगाओ, ये सस्ते में खरीदती थी और यूरोप में जाके बेचती थी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, इनफर्टिलिटी बढ़ रही थी। इंडिगो जो प्लांट था, इंडिगो प्लांटेशन के वजह से सॉइल में इनफर्टिलिटी बढ़ रही थी और फ़ायदा भी नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा पीजेंट्स को। तो इसके अगेंस्ट में अपराइजिंग होती है, उसको हम बोलते हैं इंडिगो इंडिगो रिवोल्ट।
और इससे जो रिलेटेड जो लोग थे वो आपको बता दिया है, विष्णु और दिगंबर विश्वास। और आपको एक चीज़ और याद रखनी, इंडिगो जो रिवोल्ट है वो दो फेसेस में होती है। एक हुई 1859 से लेके 62 के बीच में, ये फर्स्ट इंडिगो रिवोल्ट है। जो सेकंड है ना, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो वाला 1917 में जो होती है इंडिगो रिवोल्ट, या आप कहें चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी करते हैं, ये सेकंड फेज है। देखिए, पहला होता है बंगाल वाला एरिया में, बंगाल वाली एरिया में, फिर दूसरा होता है बिहार वाली एरिया में। एक्चुअली होता क्या है, जब ये इंडिगो रिवोल्ट होती है ना, इसकी कॉन्सिक्वेंस में होता क्या है, जो कंपनी है, जो इंडिगो के अगेंस्ट जो रेवोल्यूशन हो रहा था इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट, तो ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं बिहार साइड में, बंगाल छोड़ देते हैं। इस वजह से 1917 में जाके ये, इसके पीछे दूसरा रीज़न है बिहार में जो इंडिगो रिवोल्ट होती है, उसके बारे में आगे हम चंपारण सत्याग्रह में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। और इंडिगो रिवोल्ट को जो सपोर्ट करते हैं ना, लीडर्स एक अलग चीज़ हो गई, लीडर्स तो ये थे स्टार्ट करने वाले, लेकिन इसको सपोर्ट किया गया है। इंदु मित्र ने एक नील दर्पण करके एक प्ले चलाया था, नील दर्पण प्ले 1860 में, ठीक है। ये प्ले को बैन कर दिया था, किसने, गवर्नमेंट ने। आपका हिंदू पैट्रियोट जो न्यूज़पेपर था, है ना, हरीशचंद्र मुखर्जी का, ये किसका था, हरीशचंद्र मुखर्जी, इन्होंने भी सपोर्ट किया था इसमें जो आर्टिकल हैं उनको पब्लिश करके, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिगो रिवोल्ट को सपोर्ट मिलता है। आगे बढ़ते हैं, पाइका रिवेलियन के बारे में बात करते हैं। जो अब सवाल आपका है कि जो पाइका रिवेलियन है ना, ये किस एरिया में हुआ था, बिहार में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, वेस्ट बंगाल में, या फिर आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा, चलिए, तो उड़ीसा वाला जो रीजन है वहां पर पाइका रिवेलियन होता है, ठीक है। ये आप कहें इसको ना, थोड़ी कंफ्यूजिंग सा है। पाइका को आप ना तो ट्राइबल में डाल सकते हो, ट्राइबल रिवोल्ट्स में, ना ही आप इसको पीजेंट्स रिवोल्ट्स में डाल सकते हो। बेसिकली इसके पीछे रीजन ये है कि जब ये जमींदारी राइट्स, या आप कहें लैंड रेवेन्यू राइट्स जो थे, वो जो उड़ीसा एरिया के जो राजा हुआ करते थे, राजा मुकुंद देव, उनसे छीन लिए गए थे 1804 में। तो फिर होता क्या है कि ये जो बैठे, ये इंतज़ार करते हैं 1800 आपका 17 और 1825 में, ये क्या करते हैं, ये रिवोल्ट करते हैं और इनका सपोर्ट करते हैं जो पाइकास थे ना, पाइकास, ये बेसिकली एक मिलिट्री थी। तो ये लोग मिलके, राजा के साथ मिलके रिवोल्ट करते हैं, और इसी को हम नाम देते हैं पाइका रिवेलियन, ठीक है। तो ये कहाँ होती है, ये उड़ीसा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ईयर ऑफ पाबना मूवमेंट। तो ये आपको बताना है, कुछ समय दिया गया है, आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो पाबना मूवमेंट थी, ये ज़मींदारों के अगेंस्ट में थी, ठीक है, ज़मींदार के अगेंस्ट में थी। और बेसिकली होता क्या है, 1859 में एक एक्ट आता है, उसको बोलते हैं एक्ट एक्स। उसमें होता क्या है कि वो ये कहता है कि अगर कोई पीजेंट, मान लो कोई पीजेंट है, वो किसी जमींदार की जमी पे 12 साल से ज़्यादा वो वहाँ पर उसको टेनेंट्स की तरह यूज़ करता है, अगर मान लो वो वहाँ काम करता, तो वो ज़मीन उसकी हो जाती है। तो होता क्या है कि जो जो जमींदार हुआ करते थे, जिनकी वो ज़मीन थी, तो ये क्या करते थे, 12 साल कंप्लीट होने से जस्ट पहले टेनेंट्स को बदल देते थे। तो इससे होता क्या था, इनकी ज़मीन इनके पास ही रहती थी और वो टेनेंट्स के पास कुछ नहीं मिलता था। तो इससे परेशान होकर जो टेनेंट्स थे वहाँ पर, जो पीजेंट्स थे, वो रिवोल्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पाबना मूवमेंट, ठीक है। और पाबना मूवमेंट का जो एरिया है वो क्या आप बता सकते हैं कहाँ है। पाबना मॉडर्न डे बांग्लादेश में पड़ता है। पाबना डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी उस टाइम पे बंगाल की। इसको सपोर्ट कौन कौन करता है, पाबना मूवमेंट को जो सपोर्ट करते हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो इंडियन एसोसिएशन के हेड थे, वो इसको सपोर्ट करते हैं। और इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, मतलब कि पाबना मूवमेंट के बाद जो एक एक्ट आता है उसको बोलते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। तो आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा पाबना मूवमेंट का। आई होप आपको पाबना मूवमेंट क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लेस ऑफ चंपारण मूवमेंट। पहली बात तो आप ये बताइए, चंपारण जो सत्याग्रह है ना, वो होता कब है, गांधी जी करते हैं, होता है 1917, ठीक है। आपको बताया था कि जो इंडिगो रिवोल्ट थी सेकंड फेज, उसी को खत्म करने के लिए चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, और इसको सपोर्ट किया जाता है राजेंद्र प्रसाद द्वारा। जो चंपारण सत्याग्रह था, इसमें जो मेन रोल था वो था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी जो होते हैं वो गांधी जी को इनवाइट करते हैं, आप चंपारण आइए और यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार इंडिगो का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए जो पीजेंट्स हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, आप उसको देखिए, ठीक है।
तो बेसिकली ये रिवोल्ट हुआ क्यों था इसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर हो चुकी है ना, 1914 से लेके 18 आई थिंक ये उसका टाइम पीरियड होता है। वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, सिंथेटिक जो डाई था उसका आविष्कार हो गया है, जर्मनी है ना, जर्मनी सुपर पावर। ठीक है, अब होता क्या है, सिंथेटिक डाई का जो आविष्कार हो जाता है तो अब जो नेचुरल डाई थी इंडिगो उसका उसका जो उसकी जो डिमांड थी यूरोप में वो कम हो जाएगी, ऑब्वियस बात है। अगर वो कम हो गई है तो फिर क्या करेंगे, जो जो कंपनी, जो आप कहें जमींदार बोलते थे कि इंडिगो उगाओ आप पीजेंट्स थे, वो कम दामों में खरीदेंगे क्योंकि उनको उधर मुनाफा कम हो रहा है। तो इस चक्कर में क्या होता है, एजिटेशन बढ़ता है और रिवोल्ट करते हैं वहाँ के पीजेंट्स। तो ये कहाँ पर होता है, ये बिहार में होता है। और सिस्टम चलता है कि यहाँ पर जो तीन खटिया सिस्टम था बिहार में जो था ना, तीन खटिया सिस्टम, तीन खटिया आप समझते हो। देखो 20 पार्ट्स हैं, अगर 20 पार्ट्स में से तीन पार्ट्स में आपको इंडिगो उगाना मस्ट था, ये रूल था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसके अगेंस्ट जो मेन रीज़न था ना चंपारण सत्याग्रह का, या आप कहें चंपारण मूवमेंट का, वो था तीन खटिया सिस्टम या मूवमेंट। बिजोलिया मूवमेंट कहाँ हुई थी इसके बारे में बताइए आप मुझे। मैं और चीज़ें बताता हूँ बिजोलिया मूवमेंट के बारे में। पीजेंट अपराइजिंग थी, सिंपल सी बात है। बिजोलिया मूवमेंट का जो टाइम पीरियड था वो 1897 से लेके 1941, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इसका जो एंड है वो बहुत टाइम लेता है इस बिजोलिया मूवमेंट को कंक्लूड होने में। ठीक है, इसके जो लीडर थे उनके बारे में और देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लीडर्स का आप नाम याद रख सकते हैं। साधु सीताराम दास, ये आपको साधु सीताराम दास, और जो लीडर थे वो थे विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। ओके, तो ये कौन सी एरिया में हुई थी, ये एरिया था राजस्थान का, है ना। चलिए मोपला मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। मोपला मूवमेंट बेसिकली कौन सी एरिया में हुई थी इसके बारे में यहाँ सवाल पूछा गया है। तो आप बताइए, केरला, बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर यूपी। तो तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ जब तक आप अपना आंसर टिक करेंगे। जो मोपला रेवेलियन था ये बेसिकली जो मुस्लिम टेनेंट्स थे, मुस्लिम पीजेंट्स थे, मुस्लिम पीजेंट्स, ये किसके अगेंस्ट करते हैं, हिंदू मनी लेंडर्स या आप कहें हिंदू जमींदार के अगेंस्ट करते हैं रिवोल्ट। इसको बोलते हैं हम मोपला रेवेलियन। ठीक है, मोपला रेवेलियन जो होता है वो 1921 में होता है, ये इसका टाइम पीरियड है। और इसको जो सपोर्ट करते हैं ना मोपला को, इसको सपोर्ट किया जाता है किस किस के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, गांधी जी भी इसमें सपोर्ट करते हैं। मतलब कि कौन कौन सपोर्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम पे क्या क्या चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट चल रही थी। तो वो दोनों भी सपोर्ट करते हैं, वो दोनों जो इंस्टीट्यूशन थे वो मोपला रेवेलियन को सपोर्ट करते हैं उस टाइम तक। लेकिन होता क्या है कि ये ना ये आप कहें कि ये राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ये जो मूवमेंट है ना ये हिंदू मुस्लिम राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद से गांधी जी इससे अपना हाथ हटा लेते हैं। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो इससे अपना हाथ हटा लेता है। ये कौन सी एरिया में होती है, मालाबार एरिया में होती है। तो मालाबार एरिया कहाँ पड़ता है, मालाबार कोस्ट आपने सुना होगा, केरला। तो मोपला मूवमेंट के बारे में आपने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द ईयर ऑफ खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट का आपको साल बताना, कौन से साल में खेड़ा मूवमेंट होती है, 1918, 1912, 1919, 1917। खेड़ा मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है, ये सेक्रेटरी होते हैं गांधी जी के उस टाइम पे। तो गांधी जी बिजी थे और कहीं, तो गांधी जी ने इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, गुजरात में होती है ये खेड़ा मूवमेंट, वहाँ भेजा था और बोला कि आप कुछ रिपोर्ट्स को देखिए क्या है क्या नहीं है। तो बेसिकली जो खेड़ा मूवमेंट है ना ये एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू जो कलेक्शन हो रहा था उसके अगेंस्ट होती है। बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट का रूल था, कंपनी का रूल था कि 1/4 से अगर प्रोडक्शन कम होता है तो कोई रेवेन्यू आपसे कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो उस साल होता क्या है, प्रोडक्शन कम होता है, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ये बोलते क्या है, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रोडक्शन तो वेल एंड गुड है, तो हमें आप 25% टैक्स में हाइक करके और दीजिए। तो इसके अगेंस्ट में एजिटेशन होता है, रिवोल्ट होता है। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं कि वाकई में प्रोडक्शन जो है ना वो 1/4 से नीचे है। तो इसके अगेंस्ट में खेड़ा मूवमेंट चलता है और वो उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1918। ठीक है, किसान सभा मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यूपी किसान सभा के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो मूवमेंट ऑफ यूपी किसान सभा का जो टाइम पीरियड है वो आपको यहाँ बताना है, तब तक अपन और चीज़ें डिस्कस करते हैं। जो बेसिकली यूपी किसान सभा थी ना, या आप कहें किसान सभा मूवमेंट जो थी, वो होम रूल जो 1916 एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो चलाया गया था उससे इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, और यूपी किसान सभा के जो लीडर थे ना वो कौन थे, वो थे गौरी शंकर मिश्रा, बाबा रामचंद्र, देखो गौरी शंकर मिश्रा है ना, बाबा रामचंद्र,
और एक थे इंद्र नारायण द्विवेदी। ये सवाल पूछा जा चुका है, इंद्र नारायण द्विवेदी। ये होती 1918 में। एका मूवमेंट की बात करते हैं। एका मूवमेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, ये भी यूपी किसान सभा का एक हिस्सा है। लेकिन होता क्या, देखिए, जब यूपी किसान सभा चल रही होती है ना, तो इन लोगों को लगता है, पीजेंट्स लोगों को या किसानों को, कि ये जो होम रूल है ये हमारी बात रखेंगे, है ना, किसानों के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, जो बैठकें हो रही हैं उनमें डिस्कशन होगा, कुछ फ़ायदा पीजेंट्स का भी होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जो फार्मर्स होते हैं वो गुस्से में आके किसान सभा है 1920 में, उसको स्टार्ट कर देते हैं अलग से। ठीक है, ये मूवमेंट यूपी किसान सभा का है, लेकिन ये सेकंड पार्ट, ये लोग चाहते थे कि किसानों के हक के बारे में बात की जाए, है ना। तो ये एरिया कौन सी होती है, अवध। बरदोली जो या फिर बोरसाद जो मूवमेंट है वो कौन सी ईयर में हुआ था, 1928, 45, 27 या नन। आपके पास टाइम है, जब तक आप आंसर टिक करिए। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसी सत्याग्रह को कौन करता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर भी वही नो रेवेन्यू कैंपेन जो चलता है उसके लिए ये सत्याग्रह किया जाता है। और ये जो एक टाउन है ये गुजरात में है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको लीड करते हैं और यहीं से इनको जो सरदार की टाइटल है, वुमेन, जो वहाँ के वुमेन पीजेंट्स होते हैं वो लोग सरदार का टाइटल देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये जो ईयर था वो था 1928, बरदोली सत्याग्रह। तेभागा मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। तेभागा मूवमेंट, आपके पास सवाल ये है कि कौन सी एरिया में होता है, बंगाल में, केरल में, छत्तीसगढ़ या फिर यूपी। पहले तो आप ये समझ लिए, तिभागा, आपको ये नाम समझ में आ रहा है ना, 3 भाग। तिभागा मूवमेंट क्या है, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो है ना, ये यहाँ पर जो जो पीजेंट्स थे वो डिमांड करते हैं कि एक भाग जो है ना वो मनी लेंडर को दिया जाए प्रोडक्शन का, और जो दो भाग हैं, टू पार्ट्स हैं किसी भी चीज़ के, 2/3 जो है और 1/3 ये दिया जाए मनी लेंडर्स को, और 2/3 दी जाए पीजेंट्स को। तो इसके लिए, बट जो मनी लेंडर्स थे वो मानते नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक रिवोल्ट होता है। और उसको लीड कौन कर रहा होता है, उसको लीड कर रहे होते हैं कंपारन सिंह एंड भवन सिंह, कंपारन सिंह एंड भवन सिंह। और ये भी एक मूवमेंट था ऑल इंडिया किसान सभा का, ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, ऑल इंडिया किसान सभा। और ये होता कब है, तेभागा मूवमेंट, ये 1946 या से लेके 47 तक होता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो ये है। और इसकी जो एरिया है ना वो होती है बंगाल। तेभागा मूवमेंट कहाँ पर होता है, बंगाल वाले एरिया में। रामोसी मूवमेंट का प्लेस बताइए आप, कौन से प्लेस से रिलेटेड है रामोसी मूवमेंट। उसके पहले आप ये देख लीजिए कि रामोसी जो मूवमेंट था वो 1877 से लेके 1887 तक चलता है। और इसको जो लीड करते हैं वासुदेव बलवंत फड़के इसको लीड कर रहे होते हैं। ये एंटी फामाइन एक कमीशन बनता है और उसका फेलियर होता है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में ये एजिटेशन होता है, रामोसी मूवमेंट। और ये वायलेंट एजिटेशन था, यहाँ बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। तो ये इसका जो एरिया है वो कौन सा है, वो है महाराष्ट्र में रामोसी मूवमेंट होता है 1877 से लेके 1887 तक। तेलंगाना मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, तेलंगाना में 2 टाइप की मूवमेंट, सबसे पहले तो ठीक है, पहले ये देख लेते हैं तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट, लिखिए इसको पीजेंट मूवमेंट। एक तेलंगाना सिंपल मूवमेंट है, कि तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट है। तो जो तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट है उसका टाइम फ्रेम आपको बताना है कि कौन सी साल में वो स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। तो तेलंगाना मूवमेंट जो है वो कौन करता है, सीपीआई स्टार्ट करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टार्ट करती है किसके, जो ऑटोक्रेटिक जो रूल था, अथॉरिटेरियन जो रूल था हैदराबाद के निज़ाम का, उनके अगेंस्ट में सीपीआई जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो स्टार्ट करती है, ठीक है। तो आपके लिए आप ये बताइए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती कब है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1924 में बनती है। और इसको कौन बनाता है, एम एन रॉय हैं और पीटी आचार्य हैं, अंबानी मुखर्जी हैं, एम एन रॉय की जो बीवी हैं वो बनाते हैं इसको सीपीआई। ये तो ये हो गया सीपीआई। लेकिन जब ये मूवमेंट होता है तो सीपीआई के जो लीडर होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं पीसी जोशी जी जो होते हैं, उनके लीडरशिप में तेलंगाना मूवमेंट चलता है, तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। तो ये इसका जो टाइम फ्रेम था वो क्या था, 1900, सॉरी ये नहीं था, 45 नहीं है, 1946 से लेके 1952 तक स्टार्ट कब होता है, 46 में, कल्मिनेट कब होता है, 52। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं तेलंगाना मूवमेंट। कौन सा तेलंगाना मूवमेंट, जो सिंपल तेलंगाना मूवमेंट है,
जैसे तेलंगाना स्टेट पर, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1952 में होता क्या है कि जो कोथापल्ली जयशंकर थे, है ना, जयशंकर थे, वो डिमांड करते हैं सेपरेट स्टेट पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तेलुगु जो स्पीकिंग स्टेट है तेलंगाना, उसके लिए डिमांड करते हैं। बट तब से लेके ये संघर्ष चलता है 2009 तक। 2009 में जो चंद्रशेखर राव होते हैं वो फास्ट अनटू डेथ खाए पिए जो फास्ट करते हैं तब तक कि गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स नहीं मानेगी। तो 2009 में ये सेंक्शन होता है। 2014, है ना, 2 जून है आई थिंक 2014, और ये बाइफरकेट कर दिया जाता है आंध्र प्रदेश से, और तेलंगाना से एक नया स्टेट बनता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ ये टेबल है, एक टेबल है, इसको आप देख सकते हैं। पीजेंट मूवमेंट पीरियड, रंगपुर-ढिंग 1783 टाइम पीरियड है ना। नरकलवेरिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख सकते हैं। 1982 से लेके 1831 इंडिगो रिवोल्ट का टाइम पीरियड, फर्स्ट फेज है ये, है ना। पागलपंतीस 1825, कोल रिवेलियन 1832, 1946 में तेलंगाना मूवमेंट होता है 1952 तक, ओके, है ना। डेक्कन जो राइट्स थे, डेक्कन अपराइजिंग जो महाराष्ट्र वाले एरिया में होते हैं, अगेंस्ट जो मारवाड़ी जमींदार होते हैं उनके अगेंस्ट जो अपराइजिंग होती है, ठीक है, पीजेंट्स रिवोल्ट करते हैं मनी लेंडर्स के अगेंस्ट, तो वो 1875 में होता है। मुंडा रिवेलियन, है ना, उलुगन भी बोलते हैं, ये ट्राइबल वाले हैं, इनको हम ट्राइबल में भी कवर कर रहे होंगे। संथाल रिवेलियन 1855 में होता है। मप्पिल्ला रिवेलियन मालावर एरिया में 1841 में होता है। तेभागा मूवमेंट, बरदौली सत्याग्रह, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और हमारे एफर्ट्स आपको लग रहे हैं कि आपको हेल्पफुल हैं आपके तैयारी में, तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ते रहिए, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।